हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो फोर्थ, आज हम लोग साइंस चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक बुक्स ली हैं, आप लोग बुक्स ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक्स के बेटा आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए। और जिन बच्चों ने ले ली है बुक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और कॉपी भी आप लोग अपना टाइम पे टाइम कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपकी कॉपी बुक दोनों करेक्शन हो सके। और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो ओपन कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स। हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा क्या था? एडेप्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में अनुकूलन। इसकी प्रीवियस वीडियो, एक वीडियो इस चैप्टर की जा चुकी है, जिसमें मैंने आपको ये एडेप्टेशन इन प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स, डेजर्ट प्लांट्स, माउंटेनियस डेजर्ट प्लांट्स तक मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ तक ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे माउंटेनियस प्लांट्स, यानी पहाड़ी पौधे। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसकी हिंदी लिख लीजिए, माउंटेनियस प्लांट्स यानी पहाड़ी पौधे। अगर आप लोग बेटा पहाड़ पर गए हो, कभी हिल स्टेशन पर गए हुए हो, तो आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना। तो वो कैसे होते हैं और उनका आकार कैसा होता है, वो सब अब हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स आर वेरी कोल्ड, मोस्ट ऑफ्टन देयर इज स्नोफॉल एज वेल। The trees growing in this region are adapted to withstand cold conditions. They are usually tall, straight, and conical in shape. Their conical shape helps them to slide snow easily off their branches. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स आर वेरी कोल्ड। जैसे आप लोगों को पता है कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ्टन देयर इज स्नोफॉल एज वेल, और वहाँ पर ज़्यादातर क्या होती है, बर्फबारी होती है। ठीक है, स्नोफॉल एज वेल, वहाँ पर बर्फबारी हमेशा होती है। द ट्रीज ग्रोइंग इन दिस रीजन आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड कोल्ड कंडीशन। इसलिए ये इस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें ठंड की स्थिति का सामना करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। जैसे हम लोग ठंड का सामना करना पड़ता है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी ठंड का सामना करना पड़ता है। तो ठंड का सामना करने के लिए उन्हें अनुकूलित किया जाता है। फिर दे आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड कॉनिकल इन शेप। अब देखिए इनका आकार कैसा होता है। वे आमतौर पर आकार में लंबे, सीधे और शंक्वाकार होते हैं। कॉनिकल शेप यानी जैसे आपका कोन शेप होता है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इस आकार के पौधे होते हैं, सीधे होते हैं, लंबे होते हैं और कॉनिकल शेप होते हैं, शंक्वाकार। ठीक है, देयर कॉनिकल शेप हेल्प्स देम टू स्लाइड स्नो ईजली ऑफ देयर ब्रांचेस। इनका जो कॉनिकल शेप होता है यानी जो शंक्वाकार होता है, वे क्यों होता है? ताकि वे अपनी शाखाओं से बर्फ़ को स्लाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, उनका जो ये वाला पेड़ का जो ये आकार होता है, तो इस आकार के होने के कारण पेड़ पर जो बर्फ़ गिरती है तो इस पर से आसानी से वो स्लाइड कर जाती है, यानी कि फिसल करके नीचे गिर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, दीज ट्रीज आर यूजुअली फ्लावरलेस and have cones with seeds inside them. That is why they are also called conifers. The leaves are needle-like and have a waxy coating to protect them from snow. Pine, cedar, fir, deodar, maple, oak, birch, beech, etc. are some examples of coniferous trees. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले दीज ट्रीज आर यूजुअली फ्लावरलेस एंड हैव कोन्स विथ सीड्स इनसाइड देम। यहाँ पर ये जो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं वे आमतौर पर कैसे होते हैं, फूल रहित होते हैं। ठीक है, फ्लावरलेस होते हैं, यानी उन पर फूल नहीं पाए जाते हैं और इनके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, ये देखिए सीड्स इनसाइड देम, यानी कि इनके अंदर जो होते हैं वो बीज होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफर्स। ऐसा क्यों होता है, यानी कि देखिए इसलिए शंकुधारी भी कहा जाता है। ठीक है, कॉनिफर्स मीन्स शंकुधारी। ये पेड़ जो होते हैं वो फूल रहित होते हैं और इनके अंदर बीज पाया जाता है।
इस पे फूल नहीं पाया जाता, बट इनके अंदर बीज पाया जाता है, इसलिए इन्हें शंकुधारी कहा जाता है। नीडल लाइक एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, और इनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनके जो पत्ते होते हैं वो सुई की तरह होते हैं और उन्हें बर्फ से बचाने के लिए एक मोमी कोटिंग होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके जो बर्फ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सुई की तरह होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे आपका पाइन हो गया, सीडर है, फिर है देवदार है, मैपल है, ओक है, बिर्च है, बीच है, एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कौन, यानी कि जैसे ये आपका देवदार है, मैपल है, ओक है, ये सब क्या है, ये सब शंकुधारी पेड़ों के उदाहरण। देखिए ये ओक का जो ट्री है, पेड़ है, वो ऐसा होता है। फिर देखिए ये मैपल है, देखिए, और फिर ये पाइन है। ठीक है, तो ये आपका माउंटेनियस प्लांट्स कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज हम लोग पढ़ेंगे, पेज नंबर 12। अब देखिए पेज नंबर 12 पे क्या है, प्लांट्स ग्रोइंग इन मर्शी एरियाज, यानी कि दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं, अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मर्शी एरियाज यानी दलदली क्षेत्र। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मर्शेस हैव वेरी स्टिकी एंड क्लेली soil. There is very little space for air between the particles of soil found in the marshy areas. Mangrove trees grow in marshes. Their roots do not get air under the soil and hence grow above the soil. Such roots are called breathing roots. अब देखिए कुछ एक जो मैंग्रोव ट्री जो होता है वो दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब दलदली क्षेत्र में ये कैसे है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मर्शेस हैव वेरी स्टिकी एंड क्ले सॉइल, यानी कि दलदल में जो मिट्टी पाई जाती है वो बहुत ही चिपचिपी और चिकनी होती है। ठीक है, दलदल में बहुत ही चिपचिपी और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल फाउंड इन द मर्शेस एरियाज, यानी कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले मिट्टी के कणों के बीच वायु के लिए बहुत कम जगह है, यानी जो दलदली क्षेत्र में जो मिट्टी पाए जाते हैं उनके कणों के बीच हवा के लिए स्पेस नहीं होता है। ठीक है, मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन मर्शेस, जो मैंग्रोव पेड़ होता है वो दलदल में ही उगते हैं। देखिए ये मैंग्रोव ट्री है, मैंग्रोव वृक्ष, ये वाले जो पेड़ होते हैं ये दलदल में उगते हैं। ठीक है, और इनकी जड़ें जो होती है दूर तक देखो फैली हुई है ना। फिर उसके बाद है देयर रूट्स डू नॉट गेट एयर अंडर द सॉइल एंड हेंस ग्रो अबव द सॉइल, इनकी जो जड़ होती है वो मिट्टी के नीचे हवा नहीं पाती है, इसलिए वो मिट्टी के ऊपर बढ़ती है। यानी मैंग्रोव ट्री की जो जड़ होती है वो मिट्टी के नीचे ना बढ़ करके ऊपर की ओर बढ़ती। क्यों ऊपर की ओर बढ़ती, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे हवा नहीं पाती है। ठीक है, सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, और ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है, ऐसी जड़ों को सांस लेने की जड़ें कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लांट्स ग्रोइंग इन मर्शी एरियाज। अब इसके बाद है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स आप लोगों को पता होगा जंगल। ठीक है, तो जंगल को ही वन भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग चाहे जंगल लिख लीजिए या वन लिख लीजिए, कुछ भी, बट फॉरेस्ट मीन्स आपका वन जंगल दोनों है। अब देखिए फॉरेस्ट, जंगल कभी गए हो आप लोग, अगर गए हो तो वहाँ पर भी देखा होगा बहुत सारे पेड़ होते हैं, पौधे पेड़ होते हैं। ठीक है, अ फॉरेस्ट इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज ट्रीज, shrubs, wild flowers, ferns, mosses, lichens and fungi. Trees are the biggest part of this complex community. There are evergreen, deciduous and coniferous trees in forest. यहाँ पर देखिए जंगल के बारे में क्या दिया है। सबसे पहले अ फॉरेस्ट इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स constantly changing environment made up of a variety of living things such as trees, shrubs, wildflowers, ferns, mosses, lichens and fungi. यानी जंगल जो होता है वो अत्यधिक जटिल होता है। ठीक है,
जो लगातार बदलते परिवेश में विभिन्न प्रकार की जीवित चीज़ों से बना है, जैसे कि पेड़, झाड़ियाँ, जंगली फूल, फर, मॉस, लाइकेन और कवक। यानी कि देखिए क्या जो होता है वो जटिल होता है और वहाँ का जो परिवेश एनवायरनमेंट जो होता है वो लगातार बदलता रहता है। ठीक है, तो वो कैसे बदलता है, वहाँ की जीवित चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका ये देखिए पेड़ है, अब से आपका ये झाड़ियाँ, फिर ये वाइल्ड फ्लावर्स, जंगल फूल, फर, मॉस, लाइकेन और ट्रीज आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। पेड़ जो होते हैं इस जटिल समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। ठीक है, देयर आर एवरग्रीन, डेसिडुअस एंड कॉनिफेरस ट्रीज इन फॉरेस्ट। वनों में सदाबहार यानी कि हमेशा उगने वाले पौधे वगैरह होते हैं। ठीक है, सदाबहार, पर्णपाती और शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद है हमारा ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ग्रास डज नॉट नीड एज मच वाटर एज द ट्रीज और bushes. It grows in wide open spaces. The roots of grasses and small plants make the soil rich and suitable for farming. They also bind the soil together. Unlike other plants, leaves of grass do not grow at the tips. They grow from the base, so that even when animals graze on them, the grass grows quickly again. अब देखिए यहाँ पर जो घास के बारे में क्या दिया, यानी कि घास वगैरह आप लोगों ने देखी होगी। घास तो फिलहाल आपके स्कूल के ही में ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ग्रास डज नॉट नीड एज मच वाटर एज द ट्रीज और bushes. यानी कि घास जो होती है, घास को उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है जितनी किसी पेड़ या झाड़ियों को होती है। ठीक है, यानी कि पेड़ और झाड़ियों को जितने पानी की ज़रूरत होती है उतने घास को नहीं होती है। इट ग्रोस इन वाइड ओपन स्पेसेस, और ये जो होती है ये बड़े से खुले स्थानों में बढ़ता है। ठीक है, ये विस्तृत खुले स्थानों में बढ़ता है। द रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स मेक द सॉइल रिच एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ पर देखिए क्या है कि घास छोटे पौधों की जड़ें मिट्टी को समृद्ध और खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। ठीक है, यानी ये आपका ये जो घास होता है और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो मिट्टी को क्या करती है, वो मिट्टी को समृद्ध और खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। ठीक है, दे ऑल्सो बाइंड द सॉइल टुगेदर, और वे मिट्टी को भी एक साथ बांधे रखती है। ठीक है, अनलाइक अदर प्लांट्स यानी अन्य पौधों की अपेक्षा उनके विपरीत, लीव्स आर ग्रास डू नॉट ग्रो एट द टिप्स। घास के जो पत्ते होते हैं वे युक्तियों में नहीं बढ़ते हैं। दे ग्रो फ्रॉम द बेस, so that even when animals graze on them, the grass grows quickly again. वे कब बढ़ते हैं, वे इस आधार से बढ़ते हैं जब जानवर उन पर चढ़ते हैं तब भी घास जल्दी से बढ़ती है। ठीक है, जैसे और भी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं और पत्ते होते हैं तो वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होता है, ये जो घास होती है, इसकी जो पत्तियां होती है वो युक्तियों में नहीं बढ़ती है। वे कैसे बढ़ती है, वो इस आधार पे बढ़ती है जब जानवर उन पर चढ़ते हैं तब वे घास जल्दी से बढ़ जाती। ठीक है, तो आपका ये ग्रासलैंड्स हो गया। फिर है हमारा कोस्टल प्लांट्स। कोस्टल प्लांट्स यानी तटीय पौधे। तटीय पौधे मीन्स जो पानी के किनारे, एक तरह से समुद्र के किनारे जो पौधे पाए जाते हैं उसको हम लोग तटीय पौधे कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स सच एज कोकोनट ग्रो इन द कोस्टल एरियाज बिकॉज दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर रिच इन सॉल्ट टू सर्वाइव। द सीड्स ऑफ कोस्टल प्लांट्स आर यूजुअली डिस्प्रेस्ड बाय वाटर। अब देखिए यहाँ पर तटीय पौधे में एक कोकोनट का एग्जाम्पल दिया है, वो पौधे कैसे होते हैं और कैसे बढ़ते हैं। प्लांट्स सच एज कोकोनट ग्रो इन द कोस्टल एरिया। नारियल जैसे जो पौधे होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्रों मीन्स पानी के किनारे। बिकॉज क्योंकि दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर रिच इन सॉल्ट टू सर्वाइव।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए नमक से भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आप जानते हो कि समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत ही खारा और नमकीन होता है ना, तो ये जो नारियल के पौधे होते हैं वो तट के किनारे इसलिए उगते हैं क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए नमक से भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। फिर द सीड्स ऑफ कोस्टल प्लांट्स आर यूजुअली डिस्प्रेस्ड बाय वाटर, और इनके तटीय पौधे के जो बीज होते हैं वो किसके द्वारा छितराए जाते हैं? वो आमतौर पर पानी के द्वारा छितराए जाते हैं। जैसे वो पौधे तक अगर पानी जाता है तो वहाँ से वो बीज को लेकर के दूसरी जगह पर छितराने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो तटीय पौधों के जो बीज होते हैं वो पानी के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद है हमारा एक्वाटिक प्लांट्स, यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स क्या होता है? जल वनस्पति। ठीक है, अभी तक इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी स्थलीय पौधे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी तक आप लोग बस यहीं तक पढ़िए। इसके आगे फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके आगे आप लोग बेटा पढ़ते रहो, तब तक